हेलो एवरीवन, मैं हूं इंदु चौहान और मैं आप सबका स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल जुडिशरी एकेडमी के ऊपर। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर है और इस चैनल में सबसे पहला वीडियो है अबाउट दिस जूरिस्प्रूडेंस। अब देखा जाए तो ये सब्जेक्ट बहुत लोगों को मेरे से रिलेट कर पाएंगे, आई थिंक सो। बहुत लोगों को ये चीज़ बोरिंग लगती है। बहुत लोगों को लगता है कि यार हिस्ट्री से इतनी मुश्किल से पीछा छुड़ाया था स्कूल टाइम में, ये वापस क्यों आ गई है, बिकॉज इट फील्स लाइक दैट। पर ठीक है, ये मेरी फीलिंग है और शायद मेरे साथ बहुत लोग रिलेट भी कर पाएँ, पर नहीं भी करें, बहुत लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगता होगा। सो जैसा भी है, कुल मिला के मेरे को तो ये बोरिंग लगता है, पर ठीक है, क्योंकि हमारे कोर्स का सब्जेक्ट है एंड स्पेशली फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, इन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो पहला वीडियो है जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर। सो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या है, कहाँ से आया, किन ऑथर्स ने इसको डिफाइन किया, उन ऑथर्स को कैसे क्रिटिसाइज किया। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दिस। ठीक है। सो टू स्टार्ट विद व्हाट इज जूरिस्प्रूडेंस, कि जूरिस्प्रूडेंस होता क्या है वो देख लेते हैं। देयर इज नो यूनिवर्सल और यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, यानी कि देखा जाए तो जूरिस्प्रूडेंस की कोई भी यूनिवर्सल यानी ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है जो हम हर जगह यूज़ कर सकें। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि व्हाट इज़ लॉ, तो दैट इज़ डिफाइन इन आर्टिकल 13 क्लॉज 3। तो वो हमको पता है कि ठीक है, ये एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है लॉ का, कि लॉ ये है। ठीक है, लेकिन जूरिस्प्रूडेंस की जहाँ तक बात करते हैं तो जूरिस्प्रूडेंस की कोई भी यूनिवर्सल या यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं है। बहुत लोगों ने अपनी आइडियोलॉजीज़ के साथ, बहुत लोगों ने अपनी थॉट्स के साथ, बहुत लोगों ने अपनी थ्योरीज़ के साथ इसको क्या किया है, इंटरप्रेट किया है। सब लोगों ने अपनी 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 बातें रखी कि वो लोग क्या समझते हैं इस वर्ड जूरिस्प्रूडेंस से, कि ये क्या है। बेसिकली अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊँ तो जूरिस्प्रूडेंस की कैसे जो लॉ है, मतलब अभी तक वर्ल्ड में जैसे भी लॉ आया, कैसे आया, क्या आया, उन सब की एक स्टडी, उन सब की एक थ्योरी, उन सब की एक हिस्ट्री, उसे बेसिकली जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। ठीक है, ये एक रफ आइडिया है, इट्स नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन और ये किसी ऑथर की डेफिनेशन नहीं है। दिस इज़ अ डेफिनेशन बाय इंदु चौहान, पर इसको सीरियसली मत लेना और इसको एग्जाम में बिल्कुल मत लिखना। ठीक है, कोई यूनिफॉर्म डेफिनेशन है नहीं, लेकिन सबसे पहले अगर बात की जाए जो जूरिस्प्रूडेंस को इंटरप्रेट करना स्टार्ट किया वो थे हमारे रोमन्स ने सबसे पहले इसके बारे में स्टडी स्टार्ट करी। जूरिस्प्रूडेंस जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, एक लैटिन वर्ड जो है जूरिस्प्रूडेंशिया। ठीक है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज जूरिस एंड अनदर वन इज द प्रूडेंशिया। जूरिस का मतलब होता है लॉ, ठीक है, और प्रूडेंशिया का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, और अगर हम इसका मतलब समझने की कोशिश करें तो जूरिस्प्रूडेंस इसका मतलब है नॉलेज ऑफ लॉ, यानी लॉ के बारे में आप क्या जानते हैं वही सब, और स्किल इन लॉ। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ हेलो एवरीवन, मैं हूं इंदु चौहान और मैं आप सबका स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल जुडिशरी एकेडमी के ऊपर। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर है और इस चैनल में सबसे पहला वीडियो है अबाउट दिस जूरिस्प्रूडेंस। अब देखा जाए तो ये सब्जेक्ट बहुत लोगों को मेरे से रिलेट कर पाएंगे, आई थिंक सो। बहुत लोगों को ये चीज़ बोरिंग लगती है। बहुत लोगों को लगता है कि यार हिस्ट्री से इतनी मुश्किल से पीछा छुड़ाया था स्कूल टाइम में, ये वापस क्यों आ गई है, बिकॉज इट फील्स लाइक दैट। पर ठीक है, ये मेरी फीलिंग है और शायद मेरे साथ बहुत लोग रिलेट भी कर पाएँ, पर नहीं भी करें, बहुत लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगता होगा। सो जैसा भी है, कुल मिला के मेरे को तो ये बोरिंग लगता है, पर ठीक है, क्योंकि हमारे कोर्स का सब्जेक्ट है एंड स्पेशली फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, इन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो पहला वीडियो है जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या है, कहाँ से आया, किन ऑथर्स ने इसको डिफाइन किया, उन ऑथर्स को कैसे क्रिटिसाइज किया। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दिस। ठीक है, सो टू स्टार्ट विद व्हाट इज जूरिस्प्रूडेंस, कि जूरिस्प्रूडेंस होता क्या है वो देख लेते हैं। देयर इज नो यूनिवर्सल और यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, यानी कि देखा जाए तो जूरिस्प्रूडेंस की कोई भी यूनिवर्सल यानी ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है जो हम हर जगह यूज़ कर सकें। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि व्हाट इज़ लॉ, तो दैट इज़ डिफाइन इन आर्टिकल 13 क्लॉज 3। तो वो हमको पता है कि ठीक है, ये एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है लॉ का, कि लॉ ये है। ठीक है, लेकिन जूरिस्प्रूडेंस की जहाँ तक बात करते हैं तो जूरिस्प्रूडेंस की कोई भी यूनिवर्सल या यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं है। बहुत लोगों ने अपनी आइडियोलॉजीज़ के साथ, बहुत लोगों ने अपनी थॉट्स के साथ, बहुत लोगों ने अपनी थ्योरीज़ के साथ इसको क्या किया है, इंटरप्रेट किया है। सब लोगों ने अपनी 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 बातें रखी कि वो लोग क्या समझते हैं इस वर्ड जूरिस्प्रूडेंस से, कि ये क्या है। बेसिकली अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊँ तो जूरिस्प्रूडेंस की कैसे जो लॉ है, मतलब अभी तक वर्ल्ड में जैसे भी लॉ आया, कैसे आया, क्या आया,
उन सब की एक स्टडी, उन सब की एक थ्योरी, उन सब की एक हिस्ट्री, उसे बेसिकली जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। ठीक है, ये एक रफ आइडिया है, इट्स नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन, और ये किसी ऑथर की डेफिनेशन नहीं है, दिस इज अ डेफिनेशन बाय इंदु चौहान। पर इसको सीरियसली मत लेना और उसको एग्जाम में बिल्कुल मत लिखना। ठीक है, कोई यूनिफॉर्म डेफिनेशन है नहीं, लेकिन सबसे पहले अगर बात की जाए जो जूरिस्प्रूडेंस को इंटरप्रेट करना स्टार्ट किया वो थे हमारे रोमन्स ने सबसे पहले इसके बारे में स्टडी स्टार्ट करी। जूरिस्प्रूडेंस जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, एक लैटिन वर्ड जो है जूरिस्प्रूडेंशिया। ठीक है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज जूरिस एंड अनदर वन इज द प्रूडेंशिया। जूरिस का मतलब होता है लॉ, ठीक है, और प्रूडेंशिया का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, और अगर हम इसका मतलब समझने की कोशिश करें तो जूरिस्प्रूडेंस इसका मतलब है नॉलेज ऑफ लॉ, यानी लॉ के बारे में आप क्या जानते हैं वही सब, और स्किल इन लॉ। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं हमारे रोमन जूरिस की, तो सबसे पहला और एक इम्पॉर्टेंट रोमन जूरिस देख लेते हैं, वो है अल्पियन। इसको बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो प्लीज़ याद रखिएगा। इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को स्टडी किया और कैसे डिफाइन किया, इन्होंने कहा दैट इट इज़ अ नॉलेज ऑफ थिंग्स डिवाइन, ह्यूमन, और अ नॉलेज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इसमें सब चीज़ें इंक्लूड कर दी। इन्होंने कहा कि ये तो नॉलेज है थिंग्स का भी, डिवाइन का भी, डिवाइन मीन्स अ डिवाइन पावर, और ह्यूमंस का, या फिर इट इज़ अ साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, यानी कि क्या सही है और क्या गलत, इस चीज़ का नॉलेज होना इज अ जूरिस्प्रूडेंस। अब इन्होंने क्या किया, सब चीज़ों को इंक्लूड कर दिया इसी के अंदर, और यही रीज़न रहा कि इनकी डेफिनेशन को बहुत ही मार पड़ी, मतलब बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है, सभी जूरिस्ट ने, बाकी जो जूरिस्ट थे सभी जूरिस्ट ने ऐसा कहा कि यार आपकी जो डेफिनेशन है वो बहुत ही वाइडर है। ठीक है, आपने इसमें सब चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं, कोई एक्यूरेट या कंसाइज या एक पर्टिकुलर डेफिनेशन निकल के नहीं आ रही है, एक पर्टिकुलर मीनिंग या एक पर्टिकुलर मतलब उस चीज़ का नहीं आ रहा है, और इसी चीज़ से इसकी डेफिनेशन को बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है, अब जब और भी ऐसे कुछ रोमन जूरिस्ट थे जिन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया गया, लेकिन सभी रोमन जूरिस्ट जो जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन करने में इतने सक्सेसफुल नहीं रहे, और सक्सेसफुल इन द सेंस मतलब कि उन्होंने कोई भी चीज़ को एक्यूरेटली और एडिक्वेटली डिफाइन नहीं किया। अब बात करते हैं कुछ और जूरिस्ट की। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले जूरिस्ट की, जो कि है बेंथम। इनका फुल नेम है जेरेमी बेंथम, एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए ध्यान रखना, फुल नेम जेरेमी बेंथम। अब इन्हें क्या है ना, फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। अब इसको फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। अब देखो पहला कहा जाए ना, तो अगर हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, मतलब इस जूरिस्प्रूडेंस की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली जूरिस्प्रूडेंस को डेवलप या उसकी एक्चुअल स्टडीज़ जो करी गई थी वो जेरेमी बेंथम ने की थी, लेकिन इन्होंने जो भी अपनी स्टडी थी उसको पब्लिश नहीं किया, उस चीज़ को आगे नहीं लेकर आए। तो क्या हुआ, मिस्टर ऑस्टिन आए, जो इसके बाद में हम पढ़ेंगे। ऑस्टिन ने इनकी जेरेमी बेंथम की जो थ्योरी थी, जेरेमी बेंथम की जो नॉलेज थी, उनका जो इंटरप्रिटेशन था उसको आगे डेवलप किया। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो जेरेमी बेंथम है, ही इज़ द एक्चुअल फादर ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस। समझ में आया मैंने क्या कहा, कि मतलब मान लो काम जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड जो भी था वो जेरेमी बेंथम का था, लेकिन उनका काम पब्लिश नहीं हुआ, और ऑस्टिन का काम पब्लिश हो गया था, यानी कि उनके काम को आगे डेवलप किसने किया, वो किया था ऑस्टिन ने। बात कर रहे हैं हम लोग बेंथम की, दैट इज जेरेमी बेंथम। इन्होंने फर्स्ट टाइम एनालाइज किया व्हाट इज लॉ, लॉ क्या है, और उन्होंने अपनी थ्योरी के हिसाब से लॉ को दो चीज़ों में डिवाइड किया, दैट इज पहला क्या है, एक्सपोजिटोरियल अप्रोच एंड सेंसोरियल अप्रोच। अब इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा कि एग्जामिनेशन ऑफ लॉ एज इट इज़, यानी कि जो जैसा है उसको वैसा ही रखना। जैसे अब अगर हम बात करें हमारे इंडिया में, अगर कोई लॉ है तो आप उसको तोड़ मरोड़ नहीं सकते हो, वो जैसा वो है। आपको मर्डर के ऊपर इतने साल की सज़ा है, इतने से इतने साल की मिल सकती है, इसके बीच के मिल सकती है, तो मिल सकती है, दैट इज़ लॉ। अगर आपको उस पर ट्रैफिक लाइट के ऊपर आपको रूल फॉलो करने हैं तो यू हैव टू फॉलो दैट, दैट इज़ अ लॉ। तो उन्होंने क्या किया, दो तरीके में लॉ को डिफाइन किया। पहला था एक्सपोजिटरल, इसके अंदर उन्होंने ये कहा दैट एग्जामिनेशन ऑफ लॉ एज इट इज़, जैसा वो है उसी तरीके से उसको एग्जामिन करना, उसे हम क्या कहेंगे, लॉ कहेंगे, यानी कि कमांड ऑफ सॉवरेन, यानी कि आपको ऊपर से कमांड है। फिर आता है सेंसोरियल अप्रोच, इसके अंदर उन्होंने ऐसा कहा कि एग्जामिनेशन ऑफ लॉ एज इट इज और ऑट टू बी, यानी कि
जैसा वो है और कैसा वो होना चाहिए, ऑट टू बी, कैसा होना चाहिए, उस हिसाब का जो होगा उस चीज़ को इंटरप्रेट करेंगे तो हम उसे लॉ कहेंगे, यानी कि मोरालिटी ऑफ लॉ, कैसा होना चाहिए, एक मोरालिटी, ऑट टू बी। ठीक है, दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझ में आया। इन्होंने अपनी एक अप्रोच में कहा कि लॉ क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ लॉ एज इट इज, जैसा वो है वैसा का वैसा, दैट इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन। दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि इट्स अ मोरालिटी ऑफ लॉ, कैसे कि एग्जामिनेशन ऑफ लॉ एज इट इज और एज इट ऑट टू बी, कि वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको समझ में होगी, दोनों में यहाँ पे कमांड ऑफ सॉवरेन इज इंपॉर्टेंट एंड मोरालिटी ऑफ लॉ इज इंपॉर्टेंट। दोनों का आपको पता होना चाहिए कि इनको जेरेमी बेंथम ने लॉ को दो तरीके में कैसे डिवाइड किया था। अब बेंथम ने क्या हुआ ना कि उन्होंने पॉइंट किया दैट लॉ एज अ कमांड ऑफ सॉवरेन, एंड ऑस्टिन ने उनको उनके जो वर्क थे उन्होंने तो पॉइंट किया और ऑस्टिन ने उनके वर्क को आगे डेवलप किया, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं दैट ऑस्टिन टू स्टक द आइडिया दैट लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन। अब इन्होंने तो क्या मोरालिटी की बात भी करी और दोनों चीज़ की बात करी, लेकिन जो ऑस्टिन थे वो एक ही चीज़ पे, एक ही थियोरी पे, एक ही आइडिया पे स्टक रहे थे दैट लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन। ठीक है, अब बहुत सारे ऑथर्स ने बहुत सारे डेफिनेशंस दिए, उन सभी डेफिनेशंस को हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे बात खत्म करते हैं हम अबाउट दी जेरेमी बेंथम। एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको जेरेमी बेंथम के बारे में, और वो ये नॉलेज इतना ही है कि दैट ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने सबसे पहले अपने इन किसके बारे में, जूरिस्प्रूडेंस के बारे में स्टडी की थी, बट ड्यू टू क्योंकि इनका काम जो था वो पब्लिश नहीं हो पाया था, तो आगे इनके काम को ऑस्टिन ने डेवलप किया। ठीक है, इन्होंने अपने अपने एनालिसिस के थ्रू लॉ को दो अप्रोच में डिवाइड किया। पहली अप्रोच में इन्होंने कहा दैट लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन, यानी जो लॉ है दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ एज इट इज। दूसरी अप्रोच में इन्होंने कहा कि जो लॉ है वो एज इट इज और एज इट ऑट टू बी, कि वो ऐसा होना चाहिए, दैट मीन्स मोरालिटी ऑफ लॉ। दो तरीके में डिफाइन किया। इन्होंने पॉइंट किया दैट लॉ इज अ सॉवरेन, कमांड ऑफ सॉवरेन, और ऑस्टिन ने इसी चीज़ के ऊपर स्टक रह के इसे आगे डेवलप किया। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द सेकेंड वन, दैट इज ऑस्टिन। अब हमारे ऑस्टिन भैया आए। ऑस्टिन भैया ने क्या कहा, दैट ही सेड साइंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस इज कंसर्न विद द पॉजिटिव लॉज, दैट इज लॉज स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड। इन्होंने ये कहा कि जो जुरिस्प्रूडेंस है, जो साइंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस है, वो किससे कंसर्न है, पॉजिटिव लॉज के थ्रू है। ठीक है, जो कि लॉज दैट इज मतलब कि जो लॉज हैं उन्हें स्ट्रिक्टली जैसे वो हैं वैसे ही वो रहेंगे। ठीक है, यानी लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन। क्या कहा, उन्होंने इस चीज़ पे बिलीव नहीं किया कि लॉ अच्छा है, लॉ बुरा है। ऑफ कोर्स कोई भी लॉ होगा वो किसी के लिए सही होगा और किसी के लिए गलत होगा। फॉर एन एग्जाम्पल अगर देखें कि लॉ मर्डर के लिए बना रखा है, तो जिसने मर्डर किया है उसके लिए तो गलत है यार, क्यों 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 मुझे सजा दे मर्डर की, मैंने तो कर दिया जो कर दिया, पर उसके लिए वो लॉ गलत है। लेकिन जिसका मर्डर हुआ है, उसकी फैमिली है, तो दैन जो वो पर्सन है उसको पनिश करना चाहिए और उसके लिए वो लॉ सही है। तो लेकिन ऑस्टिन का क्या कहना था, ऑस्टिन ने कहा कि लॉ हैज़ नथिंग टू डू विद गुडनेस और बैडनेस, इसका गुड और बैड से कोई रिलेशन नहीं है। उन्होंने ये कहा इट इज़ अ पॉजिटिव लॉ, और जो लॉज स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड, यानी कि जैसे लॉ है वैसे का वैसा, इट इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरेन। ये इन्होंने ऑस्टिन ने कहा। बहुत सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया ऑस्टिन क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कि जेरेमी बेंथम ने ये भी कहा कि इट्स अ मोरालिटी ऑफ लॉ, और उन्होंने ये भी कहा इट इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरेन, लेकिन ऑस्टिन ने एक ही चीज़ देखी, वो है कमांड ऑफ सॉवरेन। उन्होंने इसी चीज़ पे माना। उन्होंने कहा दैट साइंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस जो है वो पॉजिटिव लॉज से कंसर्न है, और स्ट्रिक्टली जो लॉज बने हुए हैं उन्हीं पे डिपेंड करता है, इट इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरेन। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई लॉ किसी के लिए अच्छा है या किसी के लिए बुरा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ऑस्टिन ने लॉ को अपने हिसाब से उनका जो पर्सपेक्टिव था उस हिसाब से दो एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया। नंबर 1 वाज द जनरल जुरिस्प्रूडेंस, जिसमें उन्होंने कहा दैट इट इंक्लूड्स सच सब्जेक्ट्स और एंड्स ऑफ लॉ आर कॉमन टू ऑल द सिस्टम, यानी कि इसमें ऐसे सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं जो ऐसे लॉज होंगे जो सबके लिए एक कॉमन होंगे, दैट इज जनरल जुरिस्प्रूडेंस यानी जनरल लॉ। ठीक है, यानी कि अगर हम इंडिया में बात करें कि कोई पर्टिकुलर लॉ, जैसे कि अगेन मैं वापस एग्जांपल देती हूँ कि आपको ट्रैफिक लाइट फॉलो करनी है।
ठीक है। तो आपके लिए वो सबके लिए जनरल लॉ है, किसी के लिए कोई स्पेशल नहीं है कि यार तुम नहीं फॉलो करोगे और तुम फॉलो करोगे, नहीं, दैट्स अ जनरल लॉ। पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस में उन्होंने क्या कहा, दैट इट इज साइंस ऑफ एनी एक्चुअल सिस्टम ऑफ लॉ और एनी पोर्शन ऑफ इट, यानी कि किसी पर्टिकुलर चीज़ पे लॉ होना या फिर जो भी एक एक्चुअल सिस्टम है उसका कोई पोर्शन हो, उसके ऊपर आप पर्टिकुलरली कोई लॉ बनाते हो। जैसे इंडिया में बहुत से लॉज हैं, लेकिन कुछ लॉज ऐसे हैं जो केवल विमेन के लिए हैं, तो दैट इज अ पर्टिकुलर लॉ, दैट इज अ पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है। इन एसेंस दे आर सेम बट इन स्कोप दे आर डिफरेंट। अब बात की जाए कि दोनों तो हैं तो लॉज ही, लेकिन अगर इनके एसेंस की बात की जाए तो दोनों सेम हैं क्योंकि दोनों लॉज हैं, लेकिन इनके जो स्कोप हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कुछ जो लॉज हैं वो केवल विमेंस के लिए एप्लीकेबल हैं, तो इनका स्कोप भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है। अब ऑस्टिन की डेफिनेशन को भी क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है। पहला क्रिटिसिज्म दिया हमारे सामंत भैया ने। इन्होंने कहा, ही सेड दैट फॉर अ कंसेप्ट टू फॉल विद इन द कैटेगरी ऑफ जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस इट शुड बी कॉमन इन वेरियस सिस्टम ऑफ लॉ। उन्होंने कहा कि किसी भी कैटेगरी को जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस में डालने के लिए उसे सभी जो सिस्टम्स हैं, लॉ के जो सिस्टम्स हैं, उन सब में कॉमन होना पड़ेगा, और ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ सभी सिस्टम में कॉमन हो। ठीक है। दूसरा चीज़ उन्होंने कहा दैट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू एज देयर कुड बी कंसेप्ट्स दैट फॉल नीदर इन द टू कैटेगरीज। और इन्होंने ये भी कहा कि ये कॉन्सेप्ट हमेशा ही रहे, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि इन दोनों कैटेगरीज के अंदर ही फॉल नहीं होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो पहला क्रिटिसिज्म हमारे सामंत भैया ने दे दिया, दूसरा क्रिटिसिज्म हमारे हॉलैंड भैया ने दिया। हॉलैंड भैया ने कहा दैट ही सेड दैट इट इज the material only the particular which he said that it is only the material which is particular and general science in itself। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट ऑथर को देखते हैं जो कि है हमारे हॉलैंड भैया। हॉलैंड भैया का पूरा नाम है सर थॉमस एरिस्किन हॉलैंड। सबसे पहला तो इनके बारे में हम लोग दो इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। एक तो ये प्रोफेसर रहे हैं इंटरनेशनल लॉ के। ये मैंने एक्चुअली यहाँ पे नोट्स में लिखा नहीं है, तो प्लीज़ इस चीज़ को मेंशन कर लीजिएगा अपने नोट्स के अंदर, दैट ही इज़ अ प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, नंबर 1। नंबर 2, एक इनका बहुत ही फेमस वर्क है, वो है एलिमेंट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। एलिमेंट्स इग्नोर दी स्पेलिंग, एलिमेंट्स ऑफ जूरिस, अब लिख लेना आप, ठीक है, मैंने बोल दिया है, एलिमेंट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। और ये जो वर्क आया था वो उनका आया था 1880 के अंदर। ठीक है। मैंने क्या बताया अभी तक आपको, हॉलैंड है, उनका पूरा नाम है सर थॉमस एरिस्किन हॉलैंड। नंबर 1 थिंग टू रिमेंबर, नंबर 2 थिंग टू रिमेंबर दैट ही इज अ प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, एंड नंबर 3 थिंग जो आपको याद होनी चाहिए वो ये कि इनका फेमस वर्क था जिसका नाम था एलिमेंट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो कि 1880 के अंदर आया था। अब इन्होंने क्या कहा, अब इन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया और ये कहा दैट इट इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। अब देखा जाए तो इन्होंने ऑस्टिन को क्या है, थोड़ा बहुत कॉपी मारा, मतलब उनको फॉलो किया, कॉपी मारा मतलब रॉन्ग वर्ड टू यूज़, पर इन्होंने फॉलो किया, यानी कि इन्होंने एक पॉजिटिव लॉ का कॉन्सेप्ट यूज़ किया अपनी डेफिनेशन में। अब इन्होंने क्या कहा, ये क्या कहना चाह रहे हैं, इन्होंने कहा दैट इट इज़ अ एनालिटिकल साइंस रेदर देन अ मटेरियल साइंस। ये क्या कह रहे हैं कि एक फॉर्मल साइंस है। फॉर्मल साइंस कैसे है कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, जो लॉज हैं, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल से कंसर्न है। ठीक है। यानी कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल से कंसर्न है रेदर देन अ मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस में हम लोग किन चीज़ों की बात करते हैं कि जैसे कोई लॉ है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, यानी कि बेसिक मटेरियल, आपने इस चीज़ के बारे में बात किया। लेकिन हम बात करें फॉर्मल साइंस की, तो यानी कि इट इज़ कंसर्न विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के साथ वो चीज़ कंसर्न है। ठीक है। इन्होंने इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की है कि ये एक मटेरियल साइंस नहीं है, लॉज को पढ़ना, उसमें क्या 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 है, वो चीज़ नहीं है ज्यूरिस्प्रूडेंस। क्या है लॉ, उन्होंने कहा दैट इट इज़ अ फॉर्मल साइंस, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल से कनेक्ट करते हैं, उस चीज़ को मानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरी चीज़ जो इन्होंने क्या कही है, इन्होंने पॉजिटिव लॉ को डिफाइन किया है। पॉजिटिव लॉ को डिफाइन करते हुए इन्होंने कहा है दैट पॉजिटिव लॉ मीन्स द जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन इन्फोर्स्ड बाय द सॉवरेन अथॉरिटी। यानी कि लॉ क्या है, वो रूल्स हैं जो कि ह्यूमन की एक्सटर्नल एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। और
ये एक्शन पे कहाँ से और इनको इन्फोर्स कौन करेगा? दैट इज द सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी। जैसे कि पार्लियामेंट कोई लॉ बनाएगी और वो आपकी एक्शंस को उससे कंट्रोल करेगी। सिमिलरली इन्होंने क्या कहा कि पॉजिटिव लॉ क्या है कि सॉवरेन अथॉरिटी कोई भी लॉज बनाती है या जो भी है, सॉवरेन अथॉरिटी ने कोई इम्पोज किया है और वो एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शंस को कंट्रोल करती है, और इन्हीं रूल्स को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, बेसिकली इन्होंने एक वर्ड ऐड किया फॉर्मल ऑस्टिन की डेफिनेशन के साथ, और फॉर्मल का मतलब ये कह रहे हैं दैट वी स्टडी ओनली द फॉर्म नॉट द एसेंस। हम केवल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, उसके एक एसेंस की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या बातें हम लोगों ने देखी, देखो वापस से एक बार रिमाइंड करते हैं हमने हॉलैंड के बारे में क्या क्या समझा। नंबर 1 चीज़, उनका पूरा नाम देखा। नंबर 2 चीज़ कि वो इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर हैं। नंबर 3 कि उनका एक बहुत ही फेमस वर्क था जो कि था एलिमेंट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो कि 1880 में आया था। ये तो हो गई 3 एमसीक्यू रिलेटेड बात। दूसरी चीज़ हमने देखी कि इन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया दैट इट इज़ अ फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉज। ठीक है, अब इन्होंने ये चीज़ कहते हुए इन्होंने कहा कि जो लॉज हैं, जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, वो एक एनालिटिकल साइंस है, एक फॉर्मल साइंस है रेदर देन अ मटेरियल साइंस। यानी कि हम उस लॉ में क्या क्या है, उसके क्या क्या कंटेंट्स हैं, हम वो नहीं है लॉ। लॉ क्या है? बेसिकली एक फॉर्मल साइंस है, वो इसके फंडामेंटल राइट से कनेक्ट करते हैं, उससे उसके ऊपर डिपेंड करते हैं रेदर देन कि उसका कंटेंट क्या है, मटेरियल क्या है। ठीक है, इन्होंने इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट किया। फिर इन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव लॉ का मतलब समझाया इन्होंने, और उन्होंने ये कहा कि पॉजिटिव लॉ रूल्स होते हैं जो कि कौन इम्पोज करता है? जैसे सॉवरेन अथॉरिटी, सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी इम्पोज करती है, जिसके थ्रू वो लोग एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने बताया है हमारे वर्ड फॉर्मल का मतलब कि हम लोग वी स्टडी ओनली दी फॉर्म, हम फॉर्म की बात कर रहे हैं रेदर देन दी एसेंस। ठीक है, now according to him the positive law is applied and how it is particular is not the concern of jurisprudence। इन्होंने कहा कि पॉजिटिव लॉ कैसे अप्लाई होगा वो उनका कंसर्न है, लेकिन किस पर्टिकुलर वे में होगा वो ज्यूरिस्प्रूडेंस का कंसर्न नहीं है। ठीक है, द रीजन ऑफ यूजिंग द फॉर्मल साइंस इज दैट इट डिस्क्राइब्स ओनली द फॉर्म और द एक्सटर्नल साइड ऑफ द सब्जेक्ट, नॉट द इंटरनल कंटेंट्स। वही जो मैंने भी आपको ऊपर समझाया कि एक्सटर्नल साइड्स की बात करता है, इंटरनल कंटेंट से नहीं कोई मतलब नहीं है, यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात करता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं दैट ज्यूरिस्प्रूडेंस इज नॉट कंसर्न विद द एक्चुअल मटेरियल कंटेंट्स ऑफ लॉ। वही सेम चीज़ को रिपीट किया गया है, बट only with the fundamental conceptions, therefore the jurisprudence is the formal science। तीन बात है, केवल 3 ही याद रखने की है कि उन्होंने क्या कहा? ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, पॉजिटिव लॉ के बारे में क्या कहा और फॉर्मल के बारे में इन्होंने क्या कहा। अब इसी चीज़ को क्रिटिसाइज किया 2 लोगों ने, ग्रे और डॉक्टर जेन्स ने। इन्होंने कहा दैट अकॉर्डिंग टू देम jurisprudence is a formal science because it is concerned with the form, condition, social life, human relations, and have grown up from in the society and to which the society legal wait a minute, ये थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा नहीं है, दैट इज मैं आपको दिखा दूँ। ओके नहीं दिखेगा, लीगल सिग्नेचर मैं मतलब समझा देती हूँ आपको। मतलब क्या है इसका? सिंपल सा इतना मतलब है कि इन्होंने कहा कि जो फॉर्मल साइंस है, जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, वो फॉर्मल साइंस क्यों है? क्यों है? उन्होंने तो फंडामेंटल प्रिंसिपल से कंसर्न माना, लेकिन ये इनका कहना है कि वो फॉर्मल साइंस इसलिए है क्योंकि वो लोगों की कंडीशन, सोशल लाइफ और लोग उनके रिलेशंस कैसे सोसाइटी में ग्रो करते हैं, ये उसका लीगल सिग्निफिकेंस दिखाता है। एक ये नहीं है दैट इट ओनली कंसर्न्स विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। और यही रीज़न था कि ग्रे ने और डॉक्टर जेंक्स ने इनकी डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया। अब बढ़ते हैं आगे। सो आई थिंक सो पढ़ने से पहले एक बार मैं बता देती हूँ, यहीं हॉलैंड खत्म होता है हमारा। हमने हॉलैंड के बारे में डेफिनेशन देख ली, उनका क्रिटिसिज्म देख लिया। अब जो हमारे नेक्स्ट ऑथर हैं वो हैं हमारे जॉन सामन। ठीक है, ये इन्होंने क्या कहा है ज्यूरिस्प्रूडेंस को लिखे दैट ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ साइंस ऑफ लॉ, एक साइंस है लॉ का। अब इन्होंने आगे क्या कहा? बाय दिस, इनका मतलब ये था दैट ज्यूरिस्प्रूडेंस मेंट ओनली सर्टेन स्पीशीज ऑफ लॉ लाइक द लॉ ऑफ स्टेट और अ सिविल लॉ। इन्होंने कहा कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो एक स्पीशी है लॉ का। ठीक है, जैसे कि एक लॉ का क्या स्पीशी होता है? एक स्टेट इज अ लॉ, सिविल लॉ इज अ स्पीशी।
पूरा लॉ नहीं है। जैसे सिविल लॉ एक वन स्पीशी हो गया, ठीक है, और एक क्रिमिनल लॉ हो गया, उसकी अदर स्पीशीज हो गई। तो सिमिलरली उन्होंने कहा कि जो जूरिस्प्रूडेंस है इज ओनली अ सर्टेन स्पीशीज ऑफ लॉ, एक सर्टेन स्पीशी है लॉ की, ठीक है, ये कोई एक्चुअल लॉ नहीं है। ही डिवाइडेड द जूरिस्प्रूडेंस इनटू दो पार्ट्स में इन्होंने इसको जूरिस्प्रूडेंस को डिवाइड किया है। नंबर वन इज द जेनेरिक जूरिस्प्रूडेंस। इन्होंने कहा दैट एमलगेटेड फॉर्म विच इज एंटायर बॉडी ऑफ द लीगल डॉक्ट्राइन्स, यानी जितनी भी लीगल डॉक्ट्राइन्स हैं उन्हें इन्होंने क्या नाम दिया, जेनेरिक जूरिस्प्रूडेंस का दिया। स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस की बात इन्होंने करी तो एनी पर्टिकुलर फॉर्म और एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और एनी पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ डॉक्ट्राइन, यानी कि बेसिकली देखो वही चीज़ है। जेनेरिक जो कि हर चीज़ के लिए इक्वल है, यानी सबके लिए एक एंटायर बॉडी ऑफ लीगल डॉक्ट्राइन। लेकिन बात की जाए हमारी स्पेसिफिक डॉक्ट्राइन की, तो उसी डॉक्ट्राइन का कोई पर्टिकुलर फॉर्म या पर्टिकुलर पार्ट या कोई पर्टिकुलर पोर्शन, उसे इन्होंने नाम दिया स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस का। अब इनकी डेफिनेशन को भी क्रिटिसिज्म मिला, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या था, हिज डेफिनेशन वॉज नॉट कंसिडर्ड एक्यूरेट बिकॉज देयर वाज नो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। जैसे कि आपको भी समझ में नहीं आया होगा कि यार सामने ने क्या कह दिया या मैम ने क्या समझा दिया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। तो लेकिन इसकी डेफिनेशन थी ही ऐसी जो किसी को समझ में नहीं आई, क्योंकि इनका जो थॉट प्रोसेस था वो ढंग से बाहर नहीं आया, एक एक्यूरेट वे में बाहर नहीं आया, ठीक है। सिमिलरली अब बात करते हैं, इन्होंने एक चीज़ जो मैंने ऊपर छोड़ दी थी वो मैंने फिर नीचे लिखी, वो ये था कि जो इसने स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस था इसको 3 चीज़ों में आगे डिवाइड किया था। पहला था एनालिटिकल, एक्सपोजिटरी एंड सिस्टमैटिक। इट डील्स विद द कंटेंट्स ऑफ एक्चुअल सिस्टम एग्जिस्टिंग एट द एनी टाइम ऑफ द पास्ट, एनी टाइम पास्ट और प्रेजेंट। इन्होंने सबसे पहला क्या डिवाइड किया है, दैट इज द एनालिटिकल एक्सपोजिटरी सिस्टम। इन्होंने कहा जो कंटेंट्स हैं वो किसी भी जो भी एक्चुअल सिस्टम में जो कंटेंट्स हैं पास्ट में कैसे हों, प्रेजेंट में कैसे हैं और आगे कैसे होंगे, दैट डजंट मैटर, दैट इट डील्स विद द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द एक्चुअल सिस्टम, ठीक है। दूसरा इन्होंने स्पेसिफिक को डिवाइड किया हिस्टोरिकल में, इन्होंने कहा दैट इट इज कंसर्न विद द लीगल हिस्ट्री एंड इट्स डेवलपमेंट। और लास्ट वन वाज द एथिकल, दैट इट कंसर्न विद द आइडियल ऑफ लीगल सिस्टम एंड फॉर द पर्पज ऑफ इट विच एग्जिस्ट, यानी कि जो लीगल सिस्टम, जो एथिक्स, जो मॉरल्स एग्जिस्ट करते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो इन्होंने स्पेसिफिक को इन 3 चीज़ों में डिफाइन किया। क्रिटिसिज्म इनका बहुत हुआ था क्योंकि इनके कोई भी जो भी इनके विचार थे, जो भी ये सोच रहे थे वो बिल्कुल भी एक्यूरेट वे में नहीं आ पाए बाहर, जो हम भी सब स्टूडेंट्स भी सोचते हैं और हम भी अभी तक यही चीज़ सोचते हैं कि इन्होंने क्या बोला, नहीं आया समझ, ठीक है। सो ये हो गए हमारे सामंत भैया। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। ओके, सो हमारे लास्ट 3 या 4 ऑथर्स बचे हैं। नंबर 1 इज द कीटन। इन्होंने कहा ही इज कंसीडर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस एज अ स्टडी एंड अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। बहुत ही सिंपल भाषा में इन्होंने कह दिया कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, एक स्टडी है, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है जनरल लॉज का, जनरल प्रिंसिपल्स का। According to him, jurisprudence deal with the distinct between the public and private laws and considers the contents of principal departments of law. इन्होंने ये कहा कि जो jurisprudence है वो पब्लिक लॉज में और प्राइवेट लॉ में एक डिस्टिंक्शन है, ठीक है। जो प्रिंसिपल कंटेंट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं लॉ के, ये उस चीज़ को कंसीडर करता है। बेसिक डेफिनेशन में उन्होंने क्या कही, दैट ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ स्टडी एंड अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। जनरल प्रिंसिपल्स की बात करता है, उनकी एक सिस्टमैटिक स्टडी को इन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा। नेक्स्ट आते हैं हमारे, दैट इज रॉस्को पाउंड। इन्होंने डिस्क्राइब किया दैट ज्यूरिस्प्रूडेंस एज अ साइंस of law using the term law or a judicial sense as denoting the body of principles recognized or enforced by public tribunal in the administration of justice। इन्होंने ये कहा कि jurisprudence क्या है, साइंस ऑफ लॉ है, और लॉ से इनका जो टर्म था वो क्या, लॉ से लोग क्या कहना चाह रहे थे, दैट इज कि जुरिस्टिक सेंस में देखा जाए तो ये रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल्स हैं जो कि पब्लिक ने या ट्रिब्यूनल्स ने या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ने दिए हैं, ठीक है। क्या है इन्होंने लॉ का क्या कि जुरिस्टिक सेंस के अंदर लॉ जो है वो कहाँ से आए हैं, क्या तो वो इन्फोर्स्ड हैं बाय पब्लिक ट्रिब्यूनल्स ने दिए या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ने दिए। रॉस्को पाउंड की क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हमारे डाइक्स एंड हजेस, ठीक है। ये एक्चुअली थोड़ा सा ऐसे जा रहा था तो ये काट दो,
मतलब सेम चीज़ है बट यहाँ पे एक लिखा है। दे बिलीव jurisprudence as any thought or a writing about the law rather than a technical exposition of a branch of law itself। इन्होंने कहा कि एक राइटिंग्स है। व्हाट इज jurisprudence? jurisprudence इज द एनी थॉट, किसी इंसान का कोई थॉट, उनकी राइटिंग्स है। इसमें कोई टेक्निकल एक्सपोजिशंस नहीं है, यानी जो ऑथर्स ने सोचा, जो उनका थॉट प्रोसेस था, उनकी जो राइटिंग्स थी, दैट इज jurisprudence। ठीक है, अबाउट लॉ, वो लोग क्या सोचते हैं वो चीज़ है, ना कि कोई टेक्निकल एक्सपोजिशन है कि ब्रांच ऑफ लॉ के बारे में कि लॉ ये है। दैट इज नॉट jurisprudence। jurisprudence इज डिफरेंट ऑथर्स का क्या थॉट है, उनकी क्या राइटिंग है लॉ को लेकर, वो jurisprudence है। ठीक है, अब लास्ट बात कर लेते हैं हमारे ग्रे भैया की। ग्रे भैया कहते हैं jurisprudence is a science of law, the statement and a systematic arrangement of rules followed by the courts and the principle involved in these rules। इन्होंने कहा कि जो jurisprudence है वो साइंस ऑफ लॉ है। ठीक है, एक स्टडी है, एक स्टेटमेंट है, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है उन रूल्स का जो कि कोर्ट फॉलो करती है, या फिर जो उनमें प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हैं उनके रूल्स के अंदर। सिंपल और बेसिक मतलब जो एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, एक सिस्टमैटिक लॉ जो कि कोर्ट्स फॉलो करती हैं, ग्रे ने वो jurisprudence है, ऐसा ग्रे ने कहा। सो हम लोग बेसिकली ऑलमोस्ट जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑथर्स थे मैं सभी को डिस्कस कर चुकी हूँ। उन्होंने jurisprudence को लेके क्या कहा, उनको किन ऑथर्स ने कैसे क्रिटिसाइज किया, वो सब हम लोग देख चुके हैं। सो इस वीडियो के लिए आई थिंक सो इतना बहुत है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि प्लीज़ मैम आगे का वीडियो बनाओ, वी आर इंटरेस्टेड टू वॉच इट। ठीक है, तो मैं आगे का वीडियो बनाऊंगी। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कुछ सेकंड लगते हैं एक वीडियो को लाइक करने में और एक वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने में, लाइक फ्यू सेकंड्स, कुछ सेकंड्स का काम, 10 तक गिनोगे इतने में तो हो जाएगा। ठीक है, सो प्लीज़ डू इट फॉर मी, क्योंकि ये मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है। अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो आई फील गुड, आगे काम करने के लिए ग्रेट मोटिवेशन रहता है। सो प्लीज़ डू दैट फॉर मी एंड टिल देन थैंक यू सो मच।